गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह। आज हम लोग अभी तक जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे इसके तहत आज हम लोग वो काम करेंगे कि एसएससी जीडी पीवाईक्यू करते हैं, है ना। 2013 से 2024 के बीच में देखा जाए जो क्वेश्चनों का एक वेश रहा है वो कैसे उन लोगों ने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं, हम लोगों को उस फॉर्मेटिंग पे काम करना है, ये ध्यान रखना है। तो आज हम लोग काम करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब एशियन इंडियन हिस्ट्री। काम करेंगे जो आए हुए सवाल हैं उन सवालों के विषय में हम लोग कैसे काम करते हैं देखते हैं। आइए चलते हैं साथ। जैसे सवाल बनता है क्या, प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र क्या है। प्रसिद्ध कृति, कृति मतलब हिंदी में काम आएगा रचना। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन विद्वान और रणनीतिकार को जाता है। कहने का मतलब है अर्थशास्त्र की रचना किसने की। जैसे सवाल आए एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है, तुरंत पहला काम करिएगा खट से अंडरलाइन इसको करते रहते हैं। एग्जाम पेपर सॉल्व करो तो की पॉइंट को पकड़ो, ध्यान रखना है। तो प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान को जाता है। और रणनीतिकार तो ऑप्शन देखते हैं, वो आपका बनेगा कौन सा है, चाणक्य। आंसर इसका क्या राइट है, तो आपको बताना होगा चाणक्य। चाणक्य को आप देखते हैं, चाणक्य के और भी नाम है विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त। इनका विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी इन्हें। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य इन्हीं के नाम हैं। तो सवाल कभी चाणक्य ऑप्शन में ना हो तो विष्णुगुप्त हो सकता है, विष्णुगुप्त ना हो तो कौटिल्य हो सकता है। क्लियर है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अब प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र की रचना, और अर्थशास्त्र जो थी उसका जो फोकस था वो राजनीति पे था। राजनीतिक पुस्तक देखा जाता है, राजनीतिक जो आयामों को बनाने के लिए चाणक्य ने जो काम किया था, इसी पुस्तक की संकल्पना रही है, जिसके अंतर्गत देखा गया है बहुत कुछ राज्यों के उत्थान और पतन में इसके बारे में बताया गया कि कैसे किसी राज्य की बनाने के लिए, किसी राज्य को स्टेबल करने के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, क्या सामंजस्य होना चाहिए, इस प्रकार चीजों को स्टेबल किया गया है। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक आयाम पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखा गया रणनीति बनाई जाती है, जिसको बनाने वाले का नाम बोला गया है वो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। क्लियर है। अब इसमें हम और भी ऑप्शन पे काम कर सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और ऑप्शन क्या है, जैसे वाल्मीकि। वाल्मीकि सीधे सवाल पूछा रामायण की रचना किसने की, तो आपको बताना होगा क्या, वाल्मीकि ने। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। और पाणिनि, पाणिनि क्या है, पाणिनि के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्हें संस्कृत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संस्कृत की रचना की। ध्यान रखना है, संस्कृत, संस्कृत का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना है। पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। और इनकी एक पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। क्या नाम है, अष्टाध्यायी। सीधे सवाल पूछा जाए अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो आप बताएंगे पाणिनि ने की है। संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। और सवाल वाल्मीकि के बारे में कहा जाता तो ये रामायण, इन्होंने रामायण की रचना की। पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। कालिदास, इसको देखा जाए, ये जो कालिदास शब्द बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इन्हें शेक्सपियर की संकल्पना दी, शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है। इंडिया का भारत का शेक्सपियर कहा गया है किसे, कालिदास को। और उनकी जो महान पुस्तकें हैं, बहुत इन्होंने बड़े आयाम पर काम किया है। जैसे इनकी एक पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। सीधे सवाल आपसे पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की शाकुंतलन और इसकी रचना किसने की है, तो आप क्या बताएंगे, कालिदास। उसके बाद में मेघदूत, किसकी बात करते हैं, मेघदूत। विक्रमोर्वशीयम, क्या नाम है, विक्रमो
वर्षीयम, विक्रमोर्वशीयम मेघदूतम, इसको बोलते हैं मेघदूतम बोल देते हैं, आपको ध्यान रखना है। और मेघदूतम बोल देते हैं, विक्रमोर्वशीयम बोल देते हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो पुस्तकें हैं, ये जो रचनाएं हैं, सीधे पूछा जाता है किसकी हैं? कालिदास की हैं। और भी हैं जिसका नाम है कुमार शंभो, कुमार संभव। कुमार शंभोम की बात की जाती है। विक्रमोर्वशीयम, कुमार शंभो, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी जो रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुमार शंभवम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम और रघुवंशम। एक नाम और है, इसका नाम है रघुवंशम। हम इस साइड लिख देते हैं, रघुवंशम। रघुवंशम है, मेघदूतम है, विक्रमोर्वशीयम, कुमार शंभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखो, क्वेश्चन सबको पता है, आंसर सबको मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग जो हमारा YouTube चैनल है अवध कोचिंग क्लासेस, उसका मेन मकसद है हम क्वेश्चन को इतना डिफाइन कर ले कि हमको आंसर तो हमें एक का पता है, क्वेश्चन आया आंसर बता दिए चाणक्य है, लेकिन क्या बात है कभी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को दूसरे ऑप्शन से सवाल बना दिया, आप सीधे लिख दिया रामायण की रचना किसने की, तो आप बताएंगे वाल्मीकि। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना की किसने की, तो आप बताएंगे पाणिनि। संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है, आप बताएंगे पाणिनि। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार शंभवम, रघुवंशम, इन पुस्तकों की रचना किसने की है, तो आप क्या बताएंगे, कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। हर्षवर्धन द्वारा पुष्यभूति वंश का शासक है, ध्यान रखना, वर्धन वंश नहीं है। कभी कभी सवाल आता है कि हर्षवर्धन किस वंश का शासक था। तो पहली बात हमें ध्यान रखना, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन कितने संस्कृत नाटक लिखे गए, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए हैं, तो आपको बताना होगा कितने, 3। इसका आंसर क्या सही है, राइट आंसर इसका बोलेंगे 3। अच्छा, 3 है कौन कौन से, ये आपको बताना होगा। 3 है कौन कौन से, तो 3 में कौन आएगा, जैसे आप देखेंगे कि नागानंद, क्या नाम है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। तो आपको बताना होगा कि हर्षवर्धन द्वारा संस्कृत नाटक लिखे गए हैं, तो 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्लियर है। तो सीधे सवाल आता है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, एक ऑप्शन और रख देंगे कोई कि निम्न में से किसने पुस्तक, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो हमें जब 3 पता होगा तो चौथी को तुरंत हम साइड कर देंगे। तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक पुस्तकों की रचना हर्षवर्धन ने की है। क्लियर है। और ये कितनी पुस्तकें हैं इनकी, ऑप्शन आएगा 3। प्रश्न बनता है कि हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो आपको बताना होगा पुष्यभूति वंश। क्या है, तो आपको यह बताना होगा हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो आप बताएंगे पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, पुष्यभूति वंश। और इन्होंने, देखा जाता है हर्षवर्धन ने कि कन्नौज को भी राजधानी के रूप में स्थापित किया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी के रूप में स्थापित किया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को पुष्यभूति वंश की, पुष्यभूति वंश की राजधानी के रूप में स्थापित किया। क्लियर है। तो आपको बताना होगा कि कन्नौज को किसने, कन्नौज को महोदय नगर कहा जाता था। सीधे सवाल आता है, नोट कर लेना इसको,
कि महोदय नगर किसे कहा गया है, तो महोदय नगर कन्नौज को कहा गया है। आज के संदर्भ में सवाल बनता है इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज के ध्यान रखना है, एक इसको महोदय नगर कहा गया है। क्या कहा गया है? महोदय नगर। क्लियर है? दूसरा इसका सवाल बनेगा इत्र नगरी। इत्र नगरी, तो इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को। महोदय नगर किसे कहा गया है? कन्नौज को। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डॉट डॉट करके खुदाई करने पर सामने आए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई करने के बाद देखा गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा बहुत और सारे शहर जो थे, नगर थे, वो उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राचीन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदड़ो भी देखा जाता है, साक्ष्य नगर के रूप में प्राप्त हुआ। आप पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सीधे आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताएंगे सिंधु नदी के तट पे। अब प्रश्न बनता है, यहीं पर एक सवाल और बन जाता है, आपको ध्यान रखना होगा कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताएंगे रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? रावी नदी के तट पर। अब सवाल बनता है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, एक सवाल यहां से और हम लोग बना लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आकार पूछा जाए तो कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछा जाए कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो दो सवाल यहां से बनते हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार पूछा जाएगा तो आप बताएंगे त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। क्लियर है? तो आकार पूछा जाए त्रिभुजाकार है। सभ्यता कैसी? नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो देखा जाता है, ये स्थान कहाँ पड़ते हैं, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान है। कहाँ है भैया? ये पाकिस्तान। सीधे आपसे सवाल पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो वर्तमान में पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा भी कहाँ है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान। कहाँ? ये पाकिस्तान। ये भी ध्यान रखना है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज, तो मोहनजोदड़ो की खोज पूछा जाए तो राखलदास बनर्जी। खोज इसकी पूछा जाए कि खोज किसने की थी, तो नाम है राखलदास बनर्जी। क्या नाम है? राखलदास बनर्जी। ध्यान रखना है, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा की खोज आपको बताना होगा किसने की है, तो आप बताएंगे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और डॉट 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 क्या था? मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका सही है मोहनजोदड़ो। क्लियर है? आगे चलते हैं। समझ में आ रहा होगा। हम लोग पूरी तरह से क्वेश्चन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि आप जब पढ़ेंगे तो एक आंसर आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ डिस्कशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे।
क्लियर। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ध्यान रखना है, महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित इनके प्रथम शिष्य की बात आती है तो ऑप्शन सही होगा जामाली। कौन है ऑप्शन इसका? जामाली। ये देखा जाता है इनके दामाद ही थे। महावीर जो स्वामी के दामाद पूछा जाता है जामाली, और प्रथम शिष्य की बात आती है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य की बात आएगी तो आप बताएंगे जामाली। क्लियर है। अब प्रश्न बनता है इसमें और ऑप्शन की जब हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखना है और ऑप्शन जो हैं जैसे भद्रबाहु, स्थूल भद्र, ये जैन धर्म से संबंधित हैं कि ये जो थे ये दोनों ने अलग अलग विचारधारा को अपनाया। जैन धर्म जो विभाजित होता है कि एक देखा जाता है कि श्वेतांबर और दिगंबर। भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत दिगंबर संप्रदाय को स्टेबल किया और स्थूलबल ने श्वेतांबर। जो नग्न रहते थे वो दिगंबर कहलाते थे, जो वस्त्र पहनते थे वो श्वेतांबर कहलाते थे। तो आपको ध्यान रखना है स्थूल भद्र और भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है। किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से। जामाली जो थे इनके दामाद थे। चारवाक एक नियम है, क्या कहते हैं आप? बड़ा चारवाकी विचारधारा वो होती है आज है खा लो, कल की चिंता कल पे छोड़ो। बताया जाता है चारवाकी नियम में नहीं है तो उधार लेके खा लो, व्यवस्थाएं नहीं है मांग के ले लो। मतलब कहने का मतलब है हैंड टू माउथ, जो कमाओ वो खा लो, कल की चिंता कल पे छोड़ो। ये चारवाकी दर्शन कहलाता है। आपको ध्यान है चारवाकी दर्शन क्या है कि जैसे कंडीशन में हो उस कंडीशन में अपने आप को खुश रखो और कल की चिंता कल पे छोड़ो। ये चारवाकी दर्शन कहलाता है। लेकिन चारवाकी दर्शन फक्कड़ो, जो देखा जाता है, जो फक्कड़ एक शब्द आता है कि मतलब फक्कड़ शब्द मतलब वो साधु को बोलते हैं जो अपने आप में खुश रहता है। वो विचारधारा, वो दर्शन चारवाकी दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो भद्रबाहु वही भद्रबाहु हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भद्रबाहु हैं ये दिगंबर से संबंधित हैं। दिगंबर संप्रदाय, ये जैन धर्म का संप्रदाय एक है। और जो स्थूल भद्र हैं ये श्वेतांबर। जब जैन धर्म का विभाजन हुआ दिगंबर और श्वेतांबर में, तो स्थूल भद्र श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और भद्रबाहु जो दिगंबर। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य वंश के जो देखा जाता है मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जो अंतिम दिन भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत जाते हैं, जहां पर श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर शल्लेखना पद्धति से प्राणों को त्यागा था। तो सवाल पूछा चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन धर्म के आचार्य के साथ दक्षिण भारत गए थे? तो आप बताना होगा भद्रबाहु के साथ। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। तो भद्रबाहु दिगंबर ये नग्न रहते थे, स्थूलभद्र श्वेतांबर। जो स्थूलभद्र थे ये मगध में ही रह गए, अर्थात उत्तर भारत में ही रहे, और जो भद्रबाहु थे वो दक्षिण चले जाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। वर्धमान महावीर स्वामी, इनका नाम बचपन का वर्धमान बोलते थे। ठीक है, इनको वर्धमान कहते थे, वर्धमान का नाम था। वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हुए? ध्यान रखना है। तो वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हुए? तो आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि किस नाम से। ऑप्शन है जेना या जिन, महान शिक्षक, महान प्रचारक और जैन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैन तो धर्म है, उसके पोषक हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो ये इसको ऑप्शन को तो आप सीधे हटा दीजिएगा।
महान प्रचारक, बिल्कुल प्रचार किया। महान शिक्षक, शिक्षक की संकल्पना जो हमें सही रास्ता बता दे वो मेरा शिक्षक हो जाता है। तो ये सब चीजें इनमें थी। लेकिन प्रश्न बनता है किस लिए सबसे अधिक विख्यात थे। तो आपको ये ध्यान रखना है किस लिए सबसे अधिक विख्यात थे। तो जिन, जेना जो लिखा है इसको हम लोग लिख देते हैं कि जेना को जिन लिखते हैं, ये भी ऑप्शन में रहता है। तो कहने का मतलब है जेना या जिन उसे कहते हैं जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, जो अपनी इंद्रियों पर, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, विजय प्राप्त कर ले। इसीलिए कहते हैं वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात है, तो जेना या जिन, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। शिक्षक भी थे, शिक्षक उसे भी कहते हैं जो हमें एक रास्ता बताते, जो हमें पढ़ाता है, जो हमें अच्छे पथ पे दिखाता है, वो शिक्षक कहलाता है। महान प्रचारक, बिल्कुल जैन धर्म का बहुत स्तर से बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ाया, प्रचार किया, लोगों को दीक्षा दी, शिक्षित किया कैसे क्या करना। जैन वो तो एक धर्म ही है। तो कहने का मतलब है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे जेना या जिन कहते हैं। तो वर्धमान महावीर किस नाम से विख्यात हुए, जिन या जेना। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में किस में से क्या शामिल नहीं है। आपको पता है शामिल नहीं है। बौद्ध धर्म, अंडरलाइन करिएगा, सीधे सवाल को पकड़िएगा, की पॉइंट इसमें हमें पकड़ना है, गलती मत करना। बौद्ध धर्म की बात की जाती है। अष्टांग मार्ग जो 8 रास्ते, 8 वे बताए थे, इस पे चलोगे तो ये होगा, इस पे चलोगे तो ये होगा, और इससे जीवन का संतुलन सकारात्मक रहेगा और जीवन खुशहाली भरा रहेगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना एक की पॉइंट बता रहे हैं। निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था या क्या शामिल नहीं है। भैया सद्वाणी थी। कहते हैं अच्छे से बोलना चाहिए। वाणी जो होती है, सद जो वाणी है वो एकदम साफ सुथरी रखनी चाहिए, ठीक है। सद विचार, विचार भी साफ सुथरे होने चाहिए। सदाचरण, आचरण भी आपका सही होना चाहिए। सद इच्छा, सदेच्छा, ये गलत है। सदेच्छा का मतलब है वो कार्य करो जिसमें सबकी इच्छा हो और किसी स्वयं की इच्छा के अनुसार। कोई ऐसा कार्य ना करो जिसके अंतर्गत मुझे जो मेरा मन आया वो करने लगे। ऐसा कुछ ना करो जो मन आया वो करने लगे। वो कार्य करो जिससे समाज स्वीकार्य हो, जिससे परिवार, घर, समाज सब स्वीकार कर लें, वो कार्य करो। तो इसमें जो ऑप्शन है आपको जो टिक करना होगा वो सदेच्छा, ये इसका ये नहीं होगा। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, सदेच्छा शामिल नहीं है। और बौद्ध धर्म का संस्थापक आपको सबको पता है, गौतम बुद्ध। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट, मतलब मौर्य वंश की बात करती है, भारतीय सम्राट अपने शिलालेख और स्तंभ लेखों के लिए जाना जाता था। तो आपको बताना होगा अशोक। इसका ऑप्शन क्या है, अशोक। अशोक वो नाम है जिसने भारत अर्थात मगध अर्थात मौर्य वंश अर्थात संपूर्ण भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाया और एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जिसकी अभीत देखा जाता है, जो वैश्विक परिवेश में देखते हैं कि आज भी मौर्य साम्राज्य का जब नाम लिया जाता है तो अशोक की संकल्पना सबसे ऊपर रहती है। तो आपको ध्यान रखना, मौर्य भारतीय साम्राज्य ने अपने शिलालेखों, स्तंभ लेखों के लिए प्रसिद्ध है। तो अशोक के 14 शिलालेख है, ध्यान रखना है 14 शिलालेख है। सीधे सवाल पूछा जाता है
कितने शिलालेख हैं? तो आप बताएंगे 14 शिलालेख हैं। कितने हैं? और अशोक की बात की जाती है, अगला सवाल बनता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो आपको बताना है कि कलिंग जो युद्ध हुआ था, कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। किसमें है? 13वें शिलालेख में है। ये ध्यान रखना है कि किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है। तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में, अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध लड़ा गया उसका वर्णन देखा जाता है किसमें है? तो 13वें शिलालेख में। धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ध्यान रखना है कि धम्म, ये सवाल पूछा जाता है, धम्म महामात्र मतलब जो सिस्टम को चला, धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख 5वें शिलालेख में, किसमें? 5वें शिलालेख में। आपसे पूछा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो 5वें शिलालेख में है। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध 13वें और धम्म महामात्र की नियुक्ति किस शिलालेख में है? 5वें। इसके साथ साथ कुल शिलालेख कितने हैं? 13। आगे देखते हैं कि हर्ष है, हर्षवर्धन पुष्यभूत वंश का शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक है। प्रयाग प्रशस्त में समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख मिलता है। कनिष्क के समय देखा जाता है, कनिष्क के शासन काल में या कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। कि कौन सी थी? 4th बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। ध्यान रखना है कि कनिष्क की जब बात करते हैं, 4th चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय होता है? कनिष्क। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और हर्ष ने देखा जाता है, हर्षवर्धन जो है, इसने इस हर्षवर्धन की जब बात कर, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नामक जो पुस्तकें थी हर्षवर्धन के शासनकाल में लिखी गई थी। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपको बताना होगा समुद्रगुप्त को। चौथे बौद्ध संगीत का आयोजन किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था ये? कुषाण वंश का। ध्यान रखना है, ये कुषाण वंश का शासक था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था और कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्लियर है? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सीधे टिक कर दो, कौटिल्य। इन्हें हम क्या बोलते थे? विष्णुगुप्त। क्या बोलते थे? विष्णुगुप्त। और चाणक्य। तो विष्णुगुप्त और चाणक्य जो बोलते थे, कौटिल्य को बोलते थे। तो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य थे। इन्होंने, कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र की रचना की है। किसकी रचना की है? अर्थशास्त्र की रचना की है। और कनिष्क के बारे में हम लोग अभी जान ही चुके हैं। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। अशोक वर्धन की बात करते हैं, पुष्यभूत वंश का शासक था। मेगस्थनीज टालमी ना देखा जाता है। जो मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ये सवाल आता है
इंडिका नामक पुस्तक की रचना की? यह सवाल ध्यान रखना है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है? मेगास्थनीज ने की है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आप बताना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर जो आपका सही है वो क्या है? कौटिल्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। विष्णुगुप्त और चाणक्य इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की दी कौन सी भाषा? तमिल, उड़िया, हिंदी, प्राकृत? प्राकृत। ध्यान रखना है कि प्राकृत भाषा बौद्ध धर्म के देखा जाता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो भाषा का उल्लेख होता है वो बात करते हैं तो प्राकृत। तो प्राकृत जो भाषा है वो बौद्ध धर्म में अपनी शिक्षा, जो बौद्ध धर्म में शिक्षा का स्वरूप, जो मॉडल तैयार होता था, उसकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी, उसकी जो भाषा हुआ करती थी, वो क्या थी भैया? प्राकृत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यहां बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा नदी के नजदीक स्थित हैं। तो जाहिर सी बात है, तो जगह सवाल पूछा है गुफाओं, कौन सी गुफाएं? जो चट्टानी आश्रय वाला पुराना स्थल है। तो आपको ध्यान रखना है, उनकी जब बात करते हैं, गुफाओं की बात करते हैं, तो क्या नाम आता है? भीमबेटका। और भीमबेटका है कहां? मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जो शैलाश्रय गुफाएं या देखा है चट्टानी गुफाएं, शैलाश्रय क्यों बोलते हैं? शैल मतलब चट्टान होती है, ध्यान रखना है, चट्टानी गुफाएं। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर गुफाएं पाई जाती हैं जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि आश्रय प्रदान करते थे, जो यहाँ पर रुकते थे लोग। मेहरगढ़ वर्तमान में देखा जाता है, आपसे सीधे पूछा जाता है कि मेहरगढ़ वर्तमान में कहां है? तो आप बताते हैं पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहां है भैया? तो आप बताएंगे पाकिस्तान में। सीधे सवाल पर, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये कहां है? कर्नाटक में। सवाल पूछा जाता है ब्रह्मगिरी जो स्थल है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां है? कर्नाटक में। इनाम गांव ये ताम्र पाषाणिक नगरी है। क्या है भैया? ताम्र पाषाणिक नगरी है। ताम्र पाषाण काल का नगर है। ताम्र पाषाण काल का नगर है जो महाराष्ट्र में था। जो महाराष्ट्र, ध्यान रखना है। तो गुफाएं और चट्टाने आश्रय वाला एक पुराना स्थल है जो लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलासर जो नर्मदा घाटी के, जाहिर सी बात है नर्मदा घाटी की जब बात आती है तो मध्य प्रदेश पहले आता है क्योंकि उद्गम ही वहां से होता है। तो जगह कौन से? आंसर इसका सही है भीमबेटका। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, मेहरगढ़ से प्राचीनतम, ध्यान रखना बहुत, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ है कहां? आप बताएंगे पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव एक ताम्र पाषाणिक बस्ती है, ताम्र पाषाणिक नगर है जो वर्तमान में कहां है? महाराष्ट्र में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां पूछा जाता कहां पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती हैं। और गुफाएं जो पाई गई भीमबेटका, और भीमबेटका कहां है? तो आपको बताना होगा मध्य प्रदेश। क्लियर है? आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य वंश
कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? शुंग। सीधे ऑप्शन देंगे, शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक, ध्यान रखना है, का संस्थापक पूछा जाएगा कि शुंग वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग। मौर्य वंश के अंतिम राजा की हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के बाद आने वाला जो राज्य है वो शुंग वंश है और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने नर्मदा नदी के तट पर, ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसको? हर्षवर्धन को पराजित किया था। सीधे सवाल पूछा जाता है, पुष्यमित्र पराजित किया था। सीधे सवाल पूछा जाता है कि आपको ध्यान रखना, सीधे सवाल पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को, पुष्य वंश का शासक कौन है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, और वो पराजित किया था किस नदी के तट पे पराजित किया था? तो आपको यह बताना होगा कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का संस्थापक है तो पुष्यमित्र शुंग है। आप देखते हैं पांड्य शासक हिंद यवन शक पहलो कुषाण, यवन शासक भारत में आए थे जिन्होंने देखा हिंद यवन, उन्होंने सिक्कों का प्रचलन कराया था, और पांड्य दक्षिण भारत में पाए जाते थे। जो देखा जाता पांड्य जो है, चेर चोल पांड्य सातीय पुत्र का उल्लेख आप देखते हैं कि अशोक के शिलालेखों में पाया गया है। तो पांड्य जो थे ये दक्षिण भारत में, यवनों का भारत पर आक्रमण हुआ। सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा जाए, आपको सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा जाता है, सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे शिमुख। कौन है? शिमुख। सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा जाए तो क्या है? शिमुख। सातवाहन वंश के शासकों ने, सातवाहन वंश ने सीसे के सिक्कों का प्रचलन कराया। किसके? सीसे के सिक्कों, सीसे के सिक्कों का प्रचलन कराया। आपको बताना होगा, सीधे सवाल आता है कि सीसे के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया? सीसे के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया? तो आप बताएंगे सातवाहन वंश के शासकों द्वारा, या सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे शिमुख। और देखा जाए मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। सातवाहन जो वंश में था देखा जाता है मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, इसीलिए आगे देखेंगे शिमुख सर जो सत्ता का मूल केंद्र बिंदु, मूल आधार को जो देखा जाता है रेगुलेट किया जाता था, वो देखा जाता था वो शासक जैसे गौतमी पुत्र बलश्री, नागनिका, है ना, इस प्रकार देखा जाता है। और यहाँ पर इस वंश, ये दक्षिण भारत में इस वंश का उदय हुआ, और ये देखा जाता है जो सातवाहन वंश था काफी प्रभावी वंश रहा, और अपने समय में इसका परचम बहुत बुलंद रहा। क्लियर है? तो सीसे के सिक्कों का प्रचलन किसने कराया? सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख था। ठीक है। और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग जो था, ध्यान रखना है, पुष्यमित्र जो शुंग था वो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान रखना है इस चीज को। कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल बोला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला। तो श्रवणबेल गोला कहां है? आप बताएंगे कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। पहला सवाल, भद्रबाहु जो थे आप बताएंगे जैन आचार्य थे। जैन आचार्य क्या थे भैया? ये जैन आचार्य थे, ध्यान रखना है। और ये दिगंबर संप्रदाय,
दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे। जो एक जैन धर्म का जब विघटन हुआ उसके अंतर्गत एक संप्रदाय का जो उदय हुआ वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे, जो नग्न रहते थे। क्या रहते थे? नग्न रहते थे। तो कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला गया था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से अपने प्राणों को त्यागा था। ये एक व्रत होता था संलेखना, जो जैन धर्म के अंतर्गत है संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति से प्राणों का त्याग किया। संलेखना पद्धति से अपने प्राण, संलेखना पद्धति से प्राण त्याग किए। अब ये सवाल फिर संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित थी, ये भी सवाल आया है। ध्यान रखना है कि संलेखना जो पद्धति थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया था संलेखना पद्धति से। वो संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित थी? तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित थी। किससे? जैन धर्म से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? जैन धर्म से संबंधित थी। ये ध्यान रखना है कि कौन सा, देखिए ना, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेल गोला गए थे? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से प्राण त्याग किए। जैन संलेखना पद्धति जो थी वो जैन धर्म से संबंधित थी। भद्रबाहु जैन आचार्य हैं, ध्यान रखना, दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। और श्रवणबेल गोला कहाँ है? तो आप बताएंगे कर्नाटक में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि आंसर इसका सही है चंद्रगुप्त। अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था, अर्थात चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक, जिन्हें देखा जाता है प्रियदर्शी कहा गया है। किसी का क्या कहा गया? प्रियदर्शी। ध्यान रखना है, अशोक प्रियदर्शी। और दशरथ, ये भी देखा जाता है कि दशरथ जो थे इनके पौत्र थे। बिंदुसार अशोक के पिता थे, अर्थात चंद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक, अशोक के पुत्र दशरथ। ये देखा जाता है, ये एक डायनेस्टी की सीक्वेंस चलता है मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? हड़प्पा शहर नहीं था, कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? तो लोथल हड़प्पा का शहर, अंडरलाइन करना है इसको। लोथल कहाँ था? हड़प्पा के अंतर्गत, ध्यान रखना है। धौलावीरा हड़प्पा के अंतर्गत, धौलावीरा हड़प्पा के अंतर्गत। और इसके साथ साथ ध्यान रखना है कि मेहरगढ़ है तो पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल भी बहुत हैं, लेकिन यही है कि मेहरगढ़ है कहाँ? पाकिस्तान। और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा शहर नहीं था। कौन नहीं था? मेहरगढ़ नहीं था। और मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आप बताएंगे मेहरगढ़ से। लोथल, ध्यान रखना है, ये जो लोथल है ये हड़प्पा का एक बहुत प्रभावपूर्ण शहर है और ये भोगवा नदी के तट पर है। ये कहाँ है? लोथल है भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी, सीधे पूछा जाता है किस नदी के तट पर है? भोगवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और भोगवा नदी के तट पर है। और लोथल है कहाँ? तो आप बताना होगा गुजरात में है। कहाँ है? और यहां पर देखा है बंदरगाह शहर माना जाता है लोथल को, भोगवा नदी के तट पर है गुजरात में। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ऐसा है तीन ओर से घिरा हुआ है। और ये धौलावीरा पूछा जाता है कहां? तो इसको भी आप बताएंगे गुजरात में है।
ये कहाँ है भैया? तो इसको भी आप बताएंगे गुजरात में है। तो लोथल भगवा नदी के तट पर गुजरात में है। धौलावीरा 3 ओर से घिरा हुआ है और ये भी गुजरात में है। शुत्का कोह, शुत्का कोह सीधे सवाल पूछा जाता है। वर्तमान में शुत्का कोह भारत में नहीं है, आपको बताना होगा पाकिस्तान में है और दास्क नदी के तट पर है। शुत्का कोह कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में दास्क नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है, के तट पर है। आपको बताना होगा कि शुत्का कोह कहां है, तो आप बताएंगे पाकिस्तान में है। कौन सी नदी है? दास्क नदी के तट पर है। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में है, जहां से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा 3 ओर से घिरा हुआ एक नगर है जो गुजरात में है। लोथल जो भगवा नदी के तट पर गुजरात में है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हापा शहर नहीं है तो मेहरगढ़ नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका, जाहिर सी बात है अभी हम लोगों ने काम किया है, कहां है? मध्य प्रदेश में। एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। किस लिए? अशोक स्तंभ के लिए, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय के लिए, एकाश मंदिर के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए। तो आपको ध्यान रखना है अशोक स्तंभ की बात यहां नहीं की गई है। शैलाश्रय मतलब चट्टाने, गुफाएं और चट्टाने जो होती हैं उन्हें शैलाश्रय बोलते हैं। और प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो ऑप्शन इसका सही होगा प्रागैतिहासिक शैलाश्रय। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है जो प्रागैतिहासिक शैलाश्रय है। और भीमबेटका आपको बता दें ये है कहां, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तूप, ध्यान रखना है बौद्ध स्तूप की जब बात करते हैं, अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों की स्थापना की है। अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों की स्थापना की है। बौद्ध स्तूपों की स्थापना की है। अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों की स्थापना की है। उसी में एक बौद्ध स्तूप है जिसका नाम है सांची। सांची बौद्ध स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है सांची बौद्ध स्तूप। सांची का स्तूप, बौद्ध स्तूप सांची जो है, या सांची स्तूप मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं हो, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आपसे सवाल बनता है कि बौद्ध स्तूप जो बनाए जाते थे, स्तूप बनाए जाते थे पत्थरों के, सांची में है जो बौद्ध स्तूप है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और बौद्ध स्तूप में अशोक ने, ध्यान रखना है, अशोक ने 84,000 कितने बौद्ध स्तूपों की स्थापना की। बहुत बड़ा काम किया। और प्रागैतिहासिक शैलाश्रय और अशोक स्तंभ देखा जाता है तो 7 अशोक स्तंभ हैं। उनका उल्लेख पूरा जो टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसमें करा देंगे। जैसे देखा जाता है लौरिया नंदनगढ़ है ना, अशोक स्तंभ कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तो अशोक स्तंभ है। ठीक है। गुहालेख, स्तंभ, स्तूप, शिलालेख, ये अशोक ने बहुत बड़े पैमाने पर स्थापित कर रहे हैं। एकाश मंदिर, ध्यान रखना है, सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है कि जो एकाश मंदिर की बात की जाती है वो देखा जाता है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। जो एकाश मंदिर है ये कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में स्थापित एकाश जो मंदिर है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थापित है। क्लियर है? भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। कहा क्या, किस नाम से? तो प्रागैतिहासिक शैलाश्रय।
एकाश मंदिर पूछा जाए कहाँ है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। बौद्ध स्तूप, अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों की स्थापना की। और बौद्ध स्तूप सांची, जो बौद्ध स्तूप एक है, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और भीमबेटका जो स्थल है, शैलाश्रय है, वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? अरे, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। तो आपको ध्यान रखना है, तो ऊपर लिखते हैं ऐसे ऐसे, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन था, बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आएगा, अशोक। तो पोता कौन हुआ, अशोक। तो राइट आंसर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अशोक। क्या बताएंगे, अशोक। निम्नलिखित में किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो आप संगम साहित्य की जब बात करते हैं तो न बोध गया, न उज्जैन, न सारनाथ, ये जगह आएगी मदुरई। संगम साहित्य की जब बात आती है तो जगह कौन सी आती है, आपको ध्यान रखना है, वो जगह आती है मदुरई। मदुरई कहां पड़ेगा, ये तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर, जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में पड़ता है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर कहां है, तो मदुरई में पड़ता है, तमिलनाडु में। बोध गया वो जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, जो वर्तमान में बिहार में है। ठीक है। सारनाथ देखा जाता है कहां है, वाराणसी में है। यहां पर देखा जाता है कि सर्वप्रथम जो उपदेश की बात आती है गौतम बुद्ध के द्वारा, वो सारनाथ, महाऋषिपत्तनम का उल्लेख होता है, वो सारनाथ है। उज्जैन जो देखा जाता है ये मध्य प्रदेश का शहर है। और उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताएंगे क्षिप्रा नदी। ये सवाल पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखना है, जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे बहुत इसको भी पढ़ाएंगे। तो निम्न किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है, तो मदुरई। और मदुरई कहां है, तमिलनाडु में। साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य अर्थात चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की थी तो आप बताएंगे मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही हुआ क्या, मौर्य। पाल वंश, मुगल, नंद वंश देखा जाता है कि नंद वंश के संस्थापक पूछा जाता है। नंद वंश के संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। संस्थापक पूछा जाए तो आप महापद्म नंद। क्या है, महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। नंद वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो अंतिम शासक आप नंद वंश का बताएंगे घनानंद। क्या नाम है, घनानंद। क्लियर है। मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो आप बताएंगे बाबर। क्या बताएंगे, बाबर। पाल वंश का सबसे प्रभावी शासक धर्मपाल। ये सवाल पूछा जाता, संस्थापक नहीं पूछा जाएगा, गोपाल की बात नहीं होती है। सबसे प्रभावी, पाल वंश का सबसे प्रभावी शासक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे धर्मपाल। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
तो मौर्य वंश की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है, ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त की बात आती है। और नंद वंश की बात, अंतिम शासक घनानंद है, संस्थापक इसका महापदम नंद है। मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाएगा तो बाबर है। पाल वंश का सबसे प्रभावी शासक पूछा जाता है धर्मपाल है, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ध्यान रखना इस सब के सब। आगे देखते हैं, पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 1200 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत कितना कवर करती है, ये आपको बताना होगा। तो आप बताएंगे इसका कितना कवर करती है, 89, 89 कि 99 की 59, और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, तो आपको सीधे सवाल 99 बताना होगा। तो ये सवाल आपको पकड़ना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा पूरा निकालना पड़ेगा कैसे क्या है। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक समय, इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की लंबी अवधि मानव इतिहास का कितना प्रतिशत है, तो 99%। क्लियर है? आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने बोध के लिए, अर्थात बोध मतलब ज्ञान के लिए, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए, बोध मतलब ज्ञान के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया, और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे, तो आप बताएंगे पीपल। क्या नाम है? पीपल पेड़ के नीचे। तो ऑप्शन क्या सही है? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर, जिसे फल्गु नदी के रूप में जाना जाता है, वहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 6 वर्ष की अथक तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर है? साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और पीपल के नीचे बुद्ध को। ध्यान रखना, किसको? गौतम बुद्ध को। पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर स्वामी को साल मतलब साखू। आगे देखते हैं, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रतिशत, जो बलिदान का प्रदर्शन मुख्य रूप से शामिल है, दूसरा के एक भाग के रूप में शामिल नहीं है, जैसे एक निश्चित रूप का समर्थन किया जाता है। तो अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। क्या ऑप्शन इसका जाएगा कि इसका कोई, इसमें भगवान की पूजा बलिदान का स्वरूप शामिल नहीं था। ये इसका आंसर हुआ। कैसे? मुख्य रूप से शामिल, मुख्य रूप से तो नहीं कहेंगे, एक भाग के रूप, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी छोटी चीज शामिल को ना, जैसे किसी निश्चित रूप का समर्थन ना। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म ने सीधे सनातन धर्म का विरोध किया था। ये क्लियर है? आगे, अशोक द्वारा नियुक्त किया गया धार्मिक अधिकारी जाना जाता था धम्माधिकारी, धम्माध्यक्ष, धम्म महामात्र। तो धम्माधिराज, धम्माधिकारी, धम्म महामात्र। ये धम्म महामात्र सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए तो धम्म जो महामात्र था ये सबसे बड़ा थे। मौर्य साम्राज्य, धम्म महामात्र की बात करते हैं। ध्यान रखना है कि धम्म महामात्र जो था वो आपको बताना होगा कि सबसे बड़ा मौर्य साम्राज्य का प्रमुख अधिकारी
प्रमुख अधिकारी था। धम्म महामात्र नियुक्त हुए, सबसे महामात्र प्रमुख। और धम्म की बात अशोक के समय हुई है, तो अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाना जाता था, वो धम्म महावंश साम्राज्य का प्रमुख अधिकारी था। क्लियर है? जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? जातक कथाएं जो हैं निम्न में से, ध्यान रखना, किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म, लिंगायत से। तो हम किस पे जाएंगे? ना लिंगायत पे जाएंगे ना बौद्ध धर्म पे जाएंगे। तो जातक कथाओं की जब बात आती है तो आपको बताना होगा किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। अब प्रश्न आता है जातक कथाएं थी क्या, और जातक कथाओं में क्या था? जातक कथाओं के अंतर्गत जब बात आती है कि प्राचीन काल के दौरान बौद्ध धर्म जब स्टेबल हो रहा था, उस समय देखा गया है कि जातक कथाएं जो जब वर्षावास के दौरान देखा जाता है, जब लोग विहार करते थे, जहाँ पर देखा जाता है एक हिसाब से वर्षावास बिताते थे, लोग रुकते थे, वहाँ पर इस प्रकार की कथाओं का वर्णन होता था, जो कथाएं उनको जातक कथाएं के रूप में जाना जाता था। तो जातक कथाएं निम्नलिखित में किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाता है तो ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभदेव, ध्यान रखना है। जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो आप बताएंगे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है ऋषभदेव, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। शैव धर्म में देखा जाता है कई आयाम आते हैं, जिसके अंतर्गत शिव की पूजा करने वाले कई संप्रदायों को उल्लेख किया गया, जिसमें एक प्रमुख था पाशुपत संप्रदाय, और पाशुपत संप्रदाय की स्थापना वशों ने की थी। क्लियर है? आगे आप देखते हैं लिंगायत भी एक देखा जाता है कि शैव धर्म से संबंधित उसकी एक शाखा थी। तो जातक कथाएं में किस संप्रदाय से? तो आप सीधे ऑप्शन दे देंगे बौद्ध धर्म से। किससे देंगे ऑप्शन? सीधे बौद्ध धर्म से। आगे देखते हैं, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? ईसाई, जैन, बौद्ध, इस्लाम। ना ईसाई था ना इस्लाम था। तो चीजें हमें यही क्लियर कर लेनी चाहिए, ना ईसाई था ना इस्लाम था क्या? बौद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार में है, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, और जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय, नोट पॉइंट में लिख लेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त। किस कुमार गुप्त? गुप्त वंश का शासक, गुप्त शासक था। क्लियर है? नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान रहा है? बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। बिल्कुल सही। पशु का मांस प्रधान भोजन था। पशु का पहला, यह एक शहरी सभ्यता थी। आपको यह ध्यान रखना है कि पूरी तरह से क्लियर है, यह एक शहरी सभ्यता थी। पशु का मांस प्रधान भोजन था? बिल्कुल नहीं।
मांस, जो पशुओं का मांस था वो कोई प्रधान भोजन इसका नहीं था। तो कौन सा असत्य है? पशु का मांस प्रधान भोजन, यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ईसा पूर्व में फला, बिल्कुल सही है। घर पके हुए ईंटों से बने हैं, कच्ची ईंट पक्की ईंट दोनों से मिले हैं। यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। थोड़ा सवाल जो है आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में, मतलब सब तो सही दिख रहा है, कौन सा सत्य है पूरी तरह से? पशु का मांस प्रधान भोजन, कोई ये इसमें जो ऑप्शन हमको देखा जाए कि यह एक शहरी सभ्यता थी जहां लोग सुनियोजित कस्बों में रहते थे। यह एक शहरी सभ्यता, यहां तक सही है, सुनियोजित कस्बों में भी रहते थे। यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला। थोड़ा सा यहाँ पर भी डायवर्जन है। घर पके हुए दोनों प्रकार के, पशु का मांस प्रधान भोजन था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पशु का मांस प्रधान भोजन था सिंधु घाटी सभ्यता में। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है और इस डाउट के साथ में आपको ध्यान रखना है कि कस्बों की बात आई है, सुनियोजित कस्बे नहीं थे। ऐसे करो, सुनियोजित पूरी तरह से कस्बे नहीं थे, शहरी तो सभ्यता थी लेकिन पूरे सिस्टम नहीं था सही। वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग, पश्चिमी भारत यह वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में लगभग, ये भी पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग होगा। ईसा पूर्व फलना, घर पके हुए दोनों प्रकार के, पके हुए ईंटों के बने थे, पके और कच्चे दोनों ईंटों के पाए गए हैं। पशु का मांस प्रधान भोजन था, हाँ मांसाहारी थे, राइट आंसर। ऐसे पशु का मांस प्रधान भोजन था। नेक्स्ट, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? हसन जिला। शिमोगा, बेल्लारी, मैसूर, हसन, ये सब कर्नाटक के जनपद हैं और जिनमें हसन जिला और श्रवणबेलगोला में आपको पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा गया है कि जैनियों का पवित्र स्थल श्रवणबेलगोला में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रभाव, जैन आचार्य भद्रभाव के साथ जाकर के संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग किया था। क्लियर है? तो आज ये जो पहली देखा जाता है कि पहले सेटअप में हम लोगों ने ये जो 25 क्वेश्चन कराए हैं, 25 के जो आंसर हैं वो तो आप देखेंगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप बहुत ठीक से समझिएगा और बड़ा एक बार जरूर देखिएगा ठीक से, बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन को जितना आप पढ़ने के बाद यदि आप क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं या डिस्कशन सुन लेते हैं वो ज़्यादा मोस्टेबल रहता है। क्लियर है?